process of this is the introduction again to revise the yesterday thing that heredity एक process है transfer of character का और traits का from parents to offspring. आप देख रहे हो पहले फोटो में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग फीचर्स हैं उन सारे बच्चों के. फिर दूसरे फोटो में आप देख रहे हो कि एक पूरे कॉन्टिनेंट में तरह तरह के बर्ड्स मिल रहे हैं. हर एक के किसी के नेक पे रेड कलर का स्ट्रक्चर है पैरट में, किसी के नहीं है, किसी के ब्लैक कलर का हेड के ऊपर एक फेदर्स हैं, किसी के ग्रीन कलर का गर्दन पे ग्रीन कलर का स्पॉट है. तो अलग अलग तरह के वेरिएशंस भी होते हैं, प्लस कैरेक्टर्स भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं. क्लियर? The characters also grow from parents to offspring, and there are different characters also in the organisms. The last में आप एक बीटल्स का डायग्राम देख लो, जिस बीटल में सारे ब्राउन बीटल हैं बट ग्रीन बीटल. क्लियर? The process of transfer of characters or traits from parents to their offspring is called heredity. Variations क्या होते हैं? The differences between the characters and the traits among the individual of the same species. फिर for example human height. Human height एक character है और एक उसका एक trait भी है कि height दो तरीके की हो सकती है. Character तो height है, बट कैरेक्टर का जो फॉर्म है, जो उसका फिजिकल फॉर्म है, जो डिफरेंट होते हैं. कैरेक्टर दो तरीके से अलग अलग हो सकता है. या तो हाइट लंबी हो सकती है किसी की, तो वो ट्रेट बन जाता है. जो टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर बिकम्स अ ट्रेट. तो ट्रेट इज वेदर द हाइट इज लॉन्ग और शॉर्ट, दैट इज अ ट्रेट. ठीक है? ट्रेट आर द टू फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स. Then, for example, the human traits are tall height, short height, medium height. There are variations in the height. Another example is earlobe. हम कान देखते हैं, हमारे कान किसी के पूरे जुड़े हुए होते हैं. जो लास्ट का जो earlobe होता है, किसी का फेस से पूरा फुल अटैच्ड earlobe होता है, किसी का फ्री होता है. जहाँ हम ईयरिंग पहनते हैं उस रीजन की बात हो रही है. तो वो ईयरलोब कहलाता है. वो किसी ह्यूमन का अटैच्ड होता है फेस से, किसी का फ्री होता है. ठीक है? वेरिएशन, इन्हीं को वेरिएशन कहते हैं कि ह्यूमन के कैरेक्टर्स में वेरिएशन देखे जाते हैं, डिफरेंसेस देखे जाते हैं. वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन. वेरिएशंस इवोल्यूशन के लिए जरूरी होते हैं. ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन इज दैट इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल. वेरिएशंस से ही चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में. वेरिएशंस कैसे होते हैं? किसी भी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, उसका डीएनए कॉपी होता है, उसमें थोड़े बहुत इनएक्यूरेसीज हो जाती हैं. वो इनएक्यूरेसीज यानी म्यूटेशंस, उसके अंदर जो एरर हो जाते हैं, वो ही उसके डीएनए कॉपी में होने वाले एरर्स, वही उसका क्या बनाते हैं? वेरिएशंस बनाते हैं. और वेरिएशंस एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं, क्योंकि उसे आधा आधा डीएनए अपने दोनों पेरेंट्स का मिलता है. इस वजह से उसमें वेरिएशंस होते हैं. सम वेरिएशंस आर वेरी यूजफुल एंड दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द. जैसे यहाँ आप लीफ इंसेक्ट देख रहे हो, तो लीफ इंसेक्ट पूरा लीफ की तरह है, तो इतना इसका कैमोफ्लेज है. कैमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड से इतना मैच होता है कि ये दिखाई नहीं देता. बिकॉज इट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, तो कोई प्रेडेटर इसे खाता नहीं है. तो ये वेरिएशन भी है इसके बॉडी में, जिसने इसे इन्वायरमेंट में सूट बनाया है और इसके चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन कम कर दिए. कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं डीएनए के थ्रू. ऑर्गेनिजम्स के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं कैरेक्टर थ्रू द डीएनए. देख रहे हो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिख रहा है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए स्ट्रैंड दिख रहा है आपको पीला कलर का. एक क्रोमोसोम है ब्लू कलर का, उसके अंदर थ्रेड जैसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको दिख रहा है. तो डीएनए के सुपर कॉइलिंग से ही क्रोमोसोम बनता है. तो हेरिडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की फॉर्म्स में जो रहता है वही कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है. और कैरेक्टर्स डीएनए के थ्रू ही ट्रांसफर किए जाते हैं. प्रेजेंट इन द जीन्स एंड द क्रोमोसोम, और कैरेक्टर जीन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट. The inheritance of character is due to the fact that both of the father and the mother contribute equal amount of genetic material to the child.
और इनहेरिटेंस कैरेक्टर की इसी वजह से हो पाती है क्योंकि आधा आधा डीएनए मदर और फादर दोनों से मिलता है चाइल्ड को। सो ईच ट्रेट हैज टू फैक्टर्स, वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। हर ट्रैक कैरेक्टर दो के लिए दो जीन्स मिलेंगी, हर कैरेक्टर के लिए। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, फॉर ईच ट्रेट देयर आर टू फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब मेंडल जिसे फैक्टर कहता था, एक्चुअली में जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, एलील्स होती हैं, एलील्स, ALLELE, एलील्स। एलील्स क्या है, व्हाट आर एलील्स? एलील्स इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म है एलील्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। ठीक है, अगर मान लो हाइट की जीन है, हाइट की जीन है तो उसकी दो एलील्स होती हैं, हर इंडिविजुअल में हाइट की जीन के लिए दो एलील्स होती हैं सेम जीन की, दो फॉर्म है। जैसे कि हाइट की एक जीन को जो टॉलनेस को कोड करती है उसे कैपिटल टी से दिखाते हैं और दूसरी जीन को स्मॉल टी से दिखाते हैं, तो ये एलील होती हैं, हाइट को कंट्रोल करने वाली एलील। तो एक तो जिसे कैपिटल से दिखाते हैं वो डोमिनेंट एलील होती है, उसे उससे टॉलनेस शो होती है, और जो दूसरी वाली है उससे डॉर्फनेस शो होती है। ठीक है, क्लियर की नहीं हो रही? तो ये है इस तरह से, नीचे क्रोमोसोम्स है, न्यूक्लियस है, जीन की डेफिनेशन दी हुई है, जीन क्या होती है, डोमिनेंट एलील क्या होती है। रीड करो इसे कोई एक बच्चा, जीन व्हाट इज, ये इंट्रोडक्टरी ही है, सब इंट्रोडक्शन है जेनेटिक्स का जो आपको पता होना चाहिए कि जीन क्या होती है, व्हाट इज जीन। एनीवन रीड इट, आई वांट एनीवन टू रीड व्हाट इज जीन। आरोही, कोई भी एक बच्चा रीड करो, हसीन कोई भी एक रीड करो, जीन क्या है, व्हाट इज जीन। A gene is a unit of DNA on a chromosome which transfers characteristics from parent to their offsprings during reproduction. A gene is the unit of inheritance or heredity. ठीक है, जीन एक यूनिट ऑफ डीएनए है, एक पूरा डीएनए का एक सेगमेंट होती है, छोटा सा एक सेगमेंट। डीएनए एक बहुत लंबा पॉलीमर है, जैसा आप ऊपर देख रहे हो कि डीएनए दिख रहा है आपको डबल स्ट्रैंड का, ये डीएनए है। तो इसका कोई एक पेयर, मतलब कह सकते हैं कोई एक सेगमेंट, जो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेगमेंट जिसमें बहुत सारे नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे, तो इस सेगमेंट का अगर फंक्शन हो, ये किसी प्रोटीन को कोड करे या ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करे, तो ये ऐसा सेगमेंट डीएनए का जो किसी प्रोटीन को कोड करता है, फंक्शनल सेगमेंट होता है, उसको कहते हैं जीन। दैट सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज नोन एज जीन, जीन। ठीक है, तो वही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि व्हाट इज जीन, कि जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की एक यूनिट है क्रोमोसोम पे मिलने वाली, और जिसका काम है इट विल ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कैरेक्टर्स भी देगी और इट विल कोड द कैरेक्टर। जब वो कैरेक्टर्स को कोड करती है तभी तो ट्रांसफर भी कर रही है, क्योंकि डीएनए जब कॉपी हो रहा है वही डीएनए तो गैमेट्स के फॉर्म में ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो कैरेक्टर तो जीन के थ्रू ही जा रहे हैं। तो जीन एक ऐसा यूनिट हो गया इनहेरिटेंस का, जीन क्या हो गया, पूरा एक यूनिट हो गया इनहेरिटेंस का। समझ में आ रहा है कि जीन क्या है, जीन के थ्रू ही कैरेक्टर जा रहे हैं, इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, ये। ठीक है, और ये कहाँ मिलते हैं जीन्स, वेयर वी फाइंड जीन्स, वी फाइंड जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम्स इसी से बनते हैं। डीएनए की सेगमेंट से जब हाईली कॉइल हो जाता है तब ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाता है जो कि क्रोमोसोम्स है, विच आर क्रोमोसोम्स। क्लियर हुआ ये पॉइंट, जीन कहाँ है, क्रोमोसोम्स पे होते हैं, और जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। और आगे क्या दिया हुआ है, जीन्स फॉर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स,
दो तरह की जीन हो सकती हैं जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं। वन इज डोमिनेंट जीन, अदर इज रिसेसिव जीन। ठीक है, एक डोमिनेंट जीन कहलाती है, एक रिसेसिव जीन कहलाती है। डोमिनेंट जीन क्या होगी, आगे उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर अल्टरनेटिव जीन। एक ऐसी जीन जो कि कंट्रोल करती है, डिसाइड करती है, एक ऐसी जीन जो डिसाइड करती है अपीयरेंस, किसी इंडिविजुअल का फिजिकल फॉर्म डिसाइड करती है, इवन वो अगर दूसरी अलग जीन के साथ हो तब भी वही कंट्रोल करती है। मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात हो रही है कि एक अगर कैपिटल टी है और दूसरा अगर स्मॉल टी है किसी जाइगोट में, किसी ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक क्रोमोसोम पे तो कैपिटल टी वाली जीन मिल रही है और दूसरे क्रोमोसोम पे साइड वाले पे मदर से जो आया उस पर स्मॉल टी मिल रही है, तब भी ये इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। दिस इंडिविजुअल विल बिकम टॉल, क्योंकि डोमिनेंट जीन इसके अंदर एक एटलीस्ट एक डोमिनेंट जीन है, तो इट विल बिकम टॉल। तो ऐसी जीन जो कि अगर वो प्रेजेंट होती है और दूसरी वाली जीन के साथ भी प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट अलोंग विद दिस स्मॉल टी ऑल्सो, रिसेसिव जीन के साथ भी प्रेजेंट है, बट स्टिल अपना एक्सप्रेशन दे रही है, इट इज गिविंग इट्स ओन एक्सप्रेशन, इट इज मेकिंग द प्लांट टॉल, इट इज डिसाइडिंग द अपीयरेंस ऑफ द organism which is tall. This is dominant gene. It is called dominant gene. The gene which can decide the appearance of an organism only in presence of another identical gene is called recessive gene. और वहीं दूसरी तरफ ऐसी जीन जो अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस करेगी जब दोनों के दोनों क्या है, स्मॉल टी। स्मॉल टी अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगी जब दोनों ही स्मॉल टी है। ऐसी जीन जब दोनों ही जब छोटे वाले टी हैं तभी वो प्लांट क्या होगा, डॉर्फ होगा, मतलब शॉर्ट होगा। क्या होगा, डॉर्फ। क्लियर हो गया ये पॉइंट। द प्लांट विल बी डॉर्फ ओनली, रिसेसिव जीन के केस में दोनों जीन कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट वाली होनी चाहिए तभी। तो उस जीन को जो सेम जीन के प्रेजेंस में ही अपना एक्शन शो करती है वो रिसेसिव जीन कहलाती है। और यहां से पढ़ो, द डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड, यहां से पढ़ो हिमांशी, right, study Okay, from ma'am. read from here, the dominant gene is expressed. Okay, ma'am. The dominant gene is represented by a capital letter and the corresponding recessive gene is represented by the same letter in the small. For example, the dominant gene for tallness is represented by T, by capital T, and the recessive gene for dwarfness is represented by small t. जीनोटाइप मैम आगे भी पढ़ लो। आगे अभी रुको, पहले मैं इसे समझा दूं कि ओके डोमिनेंट मैम। क्या है। डोमिनेंट जीन रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, हमने कल भी समझा था कि डोमिनेंट जीन को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और डोमिनेंट जीन के ही पहले लेटर को लेते हैं। जैसे टॉलनेस एक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो टी को ही हम लेंगे जीन को डिनोट करने के, कैपिटल टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल टी डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट करेगा। जीनोटाइप क्या बनता है, जो ये कॉम्पोजिशन है, जो कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स का, वो आपका जीनोटाइप बन जाता है। द जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म। phenotype is the characteristic of trait which is visible in the organism. जीनोटाइप तो मतलब एलील्स का कॉम्बिनेशन है जीनोटाइप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में होने की वजह से पौधा क्या हो जाता है, टॉल, बिकॉज उसमें एक तो एटलीस्ट कैपिटल टी है। तो जो इसकी कॉम्बिनेशन है एलील की हेट्रोजाइगस, वो तो आपकी क्या है, दैट इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन, दिस इज जीनोटाइप। जो जीन का कॉम्बिनेशन है वो तो आपका क्या है, जीनोटाइप है। बट जो आपका फिजिकल फॉर्म दिख रहा है, विच इज योर फिजिकल फॉर्म, दिस इज योर फिनोटाइप। ये आपका ये जो डेफिनेशन दिखी है, द कैरेक्टर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और ट्रेट विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म। हाइट ऑटोमेटिकली फाइनली हाइट टॉल हुई कि नहीं हुई, टॉलनेस जो दिख रही है पौधे में वो उसका फिनोटाइप है, जो बाहर से विजिबल होता है, विच इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, इट इज फिनोटाइप। और जो अंदर जीन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो उसका जीनोटाइप बनता है। क्या बनता है, जीनोटाइप। अब पढ़ो आगे। नाउ रीड फ्रॉम हेयर, मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। यहां से पढ़ो।
Okay, ma'am. Mendel was the first scientist to make a systematic study of patterns of inheritance which involved the transfer of characters from parent to their offsprings. Mendel chose pea plant for studying inheritance due to following reasons. First, pea plant have variations for many traits: tall and dwarf plant, green and yellow seeds, round and wrinkled seeds, etc. Second, pea plant are self-pollinating as well as cross-pollinating. Third one, pea plant have short lifespan. Fourth one, they can be grown easily. Here we see that मेंडल पहला साइंटिस्ट था जिसने सिस्टमैटिक स्टडी करी और वो पैटर्न्स ढूंढे जिनसे एक्चुअली में इनहेरिटेंस होती है। उसने रूल्स बनाए हैं इनहेरिटेंस के लिए। और मेंडल ने पी प्लांट को चूज इसीलिए किया क्योंकि ये 4 रीजंस मेन थे उसमें कि उसमें काफ़ी सारे ट्रेट्स ऐसे थे जो ईजिली विजिबल थे, ईजिली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। टॉल प्लांट अलग से दिखता था, छोटा पौधा अलग से दिख जाता था, हरी मटर और पीली मटर अलग से दिख रही थी, अलग अलग थी, राउंड और रिंकल्ड सीड वाली मटर अलग थी, पर्पल और वाइट फ्लावर उगते थे अलग दो अलग तरीके के फूल थे प्लांट में। पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग भी होते हैं। पी प्लांट को नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेट भी करा जा सकता है अगर साइंटिस्ट थोड़ा सा उसमें हेल्प करे तो। पी प्लांट हमेशा छोटा सा जीवन काल है, लाइफ स्पैन छोटा है एंड पी प्लांट को आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन में जो पेरेंट को जो क्रॉस करके बनता है वो F1 जनरेशन बनता है एंड सेकेंड जनरेशन में जब F1 की सेल्फिंग होती है तब F2 जनरेशन बनता है और जिसमें F1 की ही सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जाती है। ये एक चार्ट आपको दिखा रखा है जिसमें हर कैरेक्टर का डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म दिखा रखा है कि अगर शेप है सीड का तो राउंड शेप इज डोमिनेंट ट्रेट, ऊपर वाली रो आपकी डोमिनेंट ट्रेट्स की, नीचे वाली रो आपकी रिसेसिव ट्रेट्स की है। फ्लावर कलर है तो उसमें व्हाइट इज डोमिनेंट एंड वॉयलेट इज रिसेसिव। कॉटलिडन्स है तो येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव। फॉर्म है तो फुल पीस इज डोमिनेंट एंड कंस्ट्रिक्टेड इज रिसेसिव। येलो पॉड कलर इज डोमिनेंट, ग्रीन पॉड कलर इज रिसेसिव। स्टेम हाइट है तो लॉन्ग प्लांट इज डोमिनेंट, शॉर्ट प्लांट इज रिसेसिव। एक्सियल पोजीशंस आर डोमिनेंट एंड टर्मिनल पोजीशंस आर रिसेसिव। तो आपको ये समझ में आ गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन यहाँ समझा रखी है, इसको रीड करो। रीड दिस, व्हाट इज गिवन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जब एक कैरेक्टर के लिए प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। रीड फ्रॉम दिस, व्हेन अ प्लांट, ए पार्ट रीड करो। कोई और बच्चा भी ट्राई कर सकता है, बार बार हिमांशी पढ़ेगी, अनुष्का, आरोही, आप भी पढ़ सकते हो। यस अनुष्का, आरोही, आप भी ट्राई करो पढ़ने में। क्या हो गया, रीडिंग करनी है, इससे आप इन्वॉल्व होते हो क्लास में, थोड़ा इंटरैक्टिव क्लास होती है। नहीं पढ़ना है आपको, मैं ही पढ़ती हूँ फिर, और क्या कर सकते हैं। व्हेन प्लांट्स हैव No, वन, ma'am, I will read. ओके पढ़ो। Okay, ma'am. Mendel selected pea plant having one pair of character, a tall pea plant and a short pea plant. He selected pure tall dub, uh, he selected pure tall and pure short pea plant and cross-pollinated them. He obtained all tall plants in the first generation F1. When the first generation plants were self-pollinated, he obtained tall and dwarf plant in the ratio 3:1 in the second generation F2. The ratio of pure tall, hybrid tall, and pure dwarf was in the ratio of 1:2:1. The trait that is expressed in the F1 generation is called the
dominant trait, and the trait that is suppressed in the F1 is called the recessive trait. Okay, so this is the um, Mendel selected pea plants having one pair of character. जब भी मेंडल एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करके उसने क्रॉस किया, चाहे वो कोई भी पेयर हो, चाहे हाइट में डिफरेंस हो दो पौधों के बीच में, चाहे यहाँ पे 3 डायग्राम दिखा रखे हैं, पहला वाला क्रॉस आपका हाइट का है, ठीक है, जिसमें पी जनरेशन एक लॉन्ग प्लांट को क्रॉस करा रहे हैं डॉर्फ से। फिर आपका आ गया कलर्स का, फ्लावर कलर को करवा के दिखाया है, एक पर्पल फ्लावर का प्लांट को क्रॉस करवाया व्हाइट फ्लावर के साथ। फिर आपका किससे करवाया है, इट इज शोन बाय द राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स। क्लियर? दिस इज द थिंग कि जब भी आप एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाओगे तो ही सिलेक्टेड प्योर टॉल एंड प्योर वाइट, सॉरी प्योर डॉर्फ प्लांट, मतलब प्योर का मतलब मैंने कल भी बताया था, दोनों एलील जब सेम होते हैं तो उस पौधे को प्योर बोलते हैं, उस कैरेक्टर के लिए। कैपिटल टी वाले प्लांट को उसने प्योर शॉर्ट यानी स्मॉल टी के लिए क्रॉस करवाया तो उसको F1 मिले, जिसमें सारे प्लांट टॉल थे पहली जनरेशन में। एक ही कैरेक्टर शो हुआ दोनों पेरेंट्स में से, क्योंकि एक पेरेंट में तो लंबा पौधा था, दूसरा पेरेंट छोटा पौधा था, पर जब F1 के जो बीज उसने बोए दोबारा से, वो सारे पौधे टॉल ही थे, एक ही पेरेंट की तरह थे। अब इसने चेक किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या एक ही पेरेंट ही कैरेक्टर देता, दूसरा पेरेंट कैरेक्टर नहीं देता, तो उसने क्या किया, अब इसको किसी से मिक्स नहीं करेगा, अब इसको खुद से ही पॉलिनेट करवाएगा, फर्टिलाइज करवाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाया देखने के लिए, चेक करने के लिए कि इसमें दूसरे वाले का कैरेक्टर है भी कि नहीं। ने सेल्फ पॉलिनेट करवाया और F2 बनाया, तो F2 में क्या हुआ, 3 तो टॉल आए और 1 डॉर्फ आया। तो 1 डॉर्फ आना तभी पॉसिबल है जब F1 में भी डॉर्फ की जीन थी, तब F1 में जो डॉर्फ की जीन होगी तभी वो F2 में जाएगी। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ही के पास होती है, तो उसको ये पता चल गया, कंफर्म हो गया कि F1 में वो जीन थी बट वो छुपी हुई थी, इट वाज मास्क, इट वाज हाइड। तो इसीलिए उसने ये सोचा कि जरूर 2 तरह की जीन्स होती होंगी, एक डोमिनेंट जीन होती है और एक रिसेसिव जीन होती है। F1 में डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, रिसेसिव का वर्क छुपा लेती है। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? इज Yes, इट ma'am. क्लियर टिल हियर? यहां तक हमने जितना Yes, भी ma'am. समझा वो सारे बच्चों को समझ में आ गया? एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, एक बार हम इसका ब्रीफ एक बार व्यू कर लेते हैं। अभी तक हमने जो भी समझा है उसी चीज का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। बताओ मुझे व्हाट इज जीन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई यू आर लिसनिंग एंड यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज जीन। टेल मी, जीन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, व्हाट इज जीन? ये क्वेश्चन आया था बीच में, इट वाज एक्सप्लेन्ड। जीन को हाउ विल यू डिफाइन दैट यस दिस इज जीन, व्हाट इज जीन? टेल मी। यस आरोही, अनुष्का, जीन को कैसे डिफाइन करोगे? क्या बताया था मैंने, जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन? टेल मी। आपने कहा आपको समझ में आया, पुराने पिछले वाले पावर पॉइंट से मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जीन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो आप बता नहीं रहे हो मुझे, यू आर नॉट एबल टू टेल मी, तो क्या समझ में आया फिर आपको? Ma'am, gene. हाँ बताओ।
मैम जीन एक यूनिट होती है हेरिडिटी की, जो अपने पेरेंट्स से और न्यू वंस में मतलब चाइल्ड में चली जाती है। अच्छा और ठीक है, उनके फिर वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो डिफाइन करते हैं। गुड। तो जीन एक ऐसी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को भेज रही है। और जीन का एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है जो कि डबल हेलिकल होता है, इट इज डबल हेलिकल, तो इस डीएनए स्ट्रैंड का एक पोर्शन होता है जीन, कोई भी एक पोर्शन होता है जीन। डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं जिसमें बीच में नाइट्रोजन बेसिस के बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से एक राउंड स्ट्रक्चर होता है और इसमें अगर हमने एक टुकड़ा उठा लिया, सेगमेंट उठा लिया डीएनए का, तो दिस सेगमेंट जैसे लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, मैंने यहाँ पर एक एरो लगा दिया और यहाँ पर दूसरा एरो लगा दिया, तो मैंने एक लाइन बनाई है। अब ये लाइन दोनों तरफ एरोज हैं, इसका मतलब दोनों तरफ लाइन में एरोज हैं, इसका मतलब ये एंडलेस मूव हो सकती है। इट इज ओपन मॉलिक्यूल, इट इज ओपन मॉलिक्यूल। बट अगर मैं यहाँ पर एक एंड पॉइंट्स बना दूं, यहाँ पे एक डॉट लगा दूं, यहाँ पे एक डॉट लगा दूं, पॉइंट लगा दूं सी और डी, तो सी और डी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है सी डी विल बी लाइन सेगमेंट। ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, अगर डीएनए मॉलिक्यूल बहुत लंबा मॉलिक्यूल है तो उस डीएनए की एक सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट। जीन क्या है, एक डीएनए की, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, डीएनए की सेगमेंट इज जीन, डीएनए सेगमेंट है एक जीन। और डीएनए सेगमेंट क्या कर रही है, ये वाली डीएनए सेगमेंट कैरेक्टर्स को कोड करती है, इट कोड्स फॉर कैरेक्टर्स, इससे कैरेक्टर्स कोड होते हैं। चैप्टर है आपका, यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें आपका चैप्टर 5 चल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें वर्क ऑफ मेंडल पे फोकस है, उसके इनहेरिटेंस रूल्स पे फोकस है, कौन कौन से उसके रूल्स है। और हाउएवर द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द फिनोटाइप वाज नॉट क्लियर, मेंडल के टाइम में उसको ये क्लियर नहीं था कि एक्चुअली में फैक्टर्स क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं, जीन्स होते हैं फैक्टर। उसने एक टर्म दिया था फैक्टर, वो ये बोलता था कि कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो फैक्टर पास होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। उसे ये नहीं पता था कि ये फैक्टर्स जो हैं वो जीन्स होते हैं, बस वो ये बोलता था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। उसने ये भी बताया था कि फैक्टर्स अकर इन पेयर, हर ऑर्गेनिज्म में फैक्टर पेयर में आते हैं, उसने ये बोला था पहले रूल में। और वो जो पेयर होता है उसमें से हमेशा उस फैक्टर के पेयर में से गैमेट में एक ही आता है। जैसे मान लो कैपिटल टी हाइट के लिए किसी भी इंडिविजुअल में है, तो जब वो गैमेट बनाएगा तो उसके सारे, क्योंकि उसके दोनों जीन्स कैपिटल टी हैं, तो गैमेट में सिंगल टी आएगा, उसका फैक्टर अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, दोनों गैमेट्स में एक एक टी आएगा। और दूसरे इंडिविजुअल से अगर मान लो उसमें स्मॉल स्मॉल टी हैं दोनों, दूसरे इंडिविजुअल के भी फैक्टर्स पेयर में होंगे, और दोबारा से ये वाला इंडिविजुअल भी, अगर ये फीमेल है इसने एग बनाया, तो ये वाला इंडिविजुअल अगर स्पर्म बनाएगा तो इन दोनों स्पर्म में एक एक स्मॉल टी ही आएगा। ठीक है, दोनों में सिंगल सिंगल टी आएगा, और वो भी स्मॉल वाला क्योंकि उसके फैक्टर्स स्मॉल टी वाले थे। अब इसमें एक स्पर्म और एक एग फ्यूज होएगा, तब एक नया इंडिविजुअल बनेगा जिसमें जो हेट्रोजाइगस होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला। ठीक है, तो मेंडल के कहने के मुताबिक फैक्टर्स होते थे, फैक्टर्स कंट्रोल करते थे कैरेक्टर्स को। क्लियर, मेंडल का वर्क ये है, मेंडल की कॉन्ट्रीब्यूशन ये है। एंड ऑल दीज फैक्टर्स रिप्रेजेंट द जेनेटिक बेसिस, उसके जो फैक्टर्स थे वो जेनेटिक बेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं इनहेरिटेंस की। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप कन्वर्जन बिकम द फोकस अटेंशन ऑफ द बायोलॉजी इन द नेक्स्ट सेंचुरी। और इसकी अंडरस्टैंडिंग करना जेनेटिक मटेरियल का, ये स्ट्रक्चरल बेसिस बन गया जीनोटाइप और फिनोटाइप को एक कन्वर्जन के टर्म्स में, एक कह सकते हैं जेनेटिक्स का बेसिस है ये। फैक्टर्स को समझना, जीनोटाइप को समझना, फिनोटाइप को समझना, और ये एक फोकस हो गया बायोलॉजी में, जो कि आने वाले पूरे सेंचुरीज में और प्रेजेंट सेंचुरी में भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। The entire body of molecular biology was a consequent development with major contribution from Watson, Crick, Nierenberg, Kohrana, Kornberg's father and son, Benza, Monod, Benner, and parallel problem being tackled with the mechanism of evolution.
ये जो जितने भी साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, ये पूरे साइंटिस्ट के नाम आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, एंड उसके आगे के साइंटिस्ट के नाम आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, और इस प्रेजेंट चैप्टर में, चैप्टर 5 में, आप मेंडल का नाम बहुत पढ़ोगे, थॉमस हंट मॉर्गन का पढ़ोगे, जिन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया है, ठीक है। और वॉटसन क्रिक का नाम आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, निरंबन कोराना कॉर्नबर्स का नाम आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, पूरा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का चैप्टर 6 है। इसमें आपका डीएनए से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन बताया जाता है। इसमें क्या बताया जाता है, डीएनए से रिलेटेड आपका सारा इंफॉर्मेशन दिया है चैप्टर 6 में, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब आपका अवेयरनेस, पैरेलल अवेयरनेस जो है इन द एरिया ऑफ molecular genetics, structural biology and bioinformatics have enriched the understanding of molecular biology of evolution, and in this unit of structure and function of DNA and story of theory of evolution, ये सब बता रखा है, ठीक है। इसके आगे वाले चैप्टर में इवोल्यूशन समझा रखी है, ये इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर का। देन जेम्स डेवी वॉटसन, मतलब जेडी वॉटसन, जो शिकागो में बॉर्न हुए थे 6 अप्रैल 1928 में, 1947 में उसने बीएससी में डिग्री हासिल करी जूलॉजी में, एंड ड्यूरिंग दीज इयर्स हिज इंटरेस्ट इन बर्ड वॉचिंग एंड हैज मैच्योर्ड अ सीरीज ऑफ डिजायर टू लर्न जेनेटिक्स। पहले बर्ड वॉचिंग करते थे जेम्स वॉटसन, और फिर उसके बाद उन्होंने एक इंटरेस्ट डेवलप किया डीएनए की स्टडी में, जेनेटिक्स में। Become possible when he received a fellowship of graduate study in zoology in Indiana University। फिर उन्हें zoology में एक ग्रेजुएट स्टडी आगे पढ़ाने के लिए फेलोशिप मिली, ब्लूमिंगटन में गए एंड रिसीव्ड पीएचडी डिग्री इन 1950 में उन्होंने पीएचडी दी, एंड उसका वर्क था एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। उनका ये रिसर्च था कि वो बैक्टीरियोफेज नाम के वायरसेस का मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, उनके ऊपर उनकी स्टडी हुई थी। एंड ही मेट क्रिक, उनको एक क्रिक नाम के साइंटिस्ट और मिले जिन्होंने कॉमन इंटरेस्ट दिखाया डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो दोनों दोस्त बन गए और उन दोनों दोस्तों ने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। पहला सीरियस एफर्ट हुआ था जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब उसके रिजल्ट इतने सही नहीं थे। फिर दोबारा उन्होंने सेकेंड बार ट्राई किया तो उनको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी मिल गए, और उन्होंने बेटर अप्रिसिएशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर रिजल्टेड इन अर्ली मार्च 1953 इन द प्रपोजल ऑफ द कंटेम्पररी डबल हॉर्बिकल कॉन्फ़िगरेशन। और उन्होंने पहली बार फिर 1915 में 1916 में उन्होंने फिर एक कह सकते हैं डीएनए का डबल हॉर्बिकल मॉडल लॉन्च किया, ठीक है। एंड फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक वॉज बॉर्न इन, थोड़ा सा इनके बारे में भी है कि दे वर बॉर्न इन 1960। 1953 में उन्होंने दिया था मॉडल, सॉरी मैंने 1915 बोल दिया था, 1953 में दिया था। 1916 में तो क्रिक पैदा हुए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 जून 1960 में क्रिक वॉज बॉर्न, एंड नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था, अपनी स्टडी करी फिजिक्स, नहीं नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में ये बॉर्न हुए थे, और ही स्टडीड फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ऑब्टेन्ड अ बीएससी इन 1937। 1937 में इन्होंने अपनी बीएससी करी और पीएचडी इन्होंने 1954 में करी, एक्स-रे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन। तो इनको इस चीज में इंटरेस्ट था, ये पॉलीपेप्टाइड के एक्स-रे डिफ्रैक्शन इमेजेस बनाते थे। मतलब किसी चीज की, किसी भी बायोमोलिक्यूल की आप एक्सरे डिफ्रैक्शन कर सकते हो। हम अपने हाथ का भी तो एक्सरे लेते हैं अगर कोई भी फ्रैक्चर का हमें ऑप्शन लगता है कि यार फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, चोट लग गई, तो ऐसे ही एक्सरे डिफ्रैक्शन भी करा जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्सरेज को, बहुत सारे एक्सरेज को उस बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है और उस बायोमोलिक्यूल के एटम्स उसको डिफ्रैक्ट करके एक फिल्म के ऊपर उसको उतारते हैं, उसके शेप को उतारते हैं। तो वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के शेप्स को देखता था एक्सरे डिफ्रैक्शन से, तब उन्हें समझ में आता था कि इसका शेप एक्चुअली में है कैसा। तो इसलिए उसका इंटरेस्ट डीएनए के शेप में भी उठा, और इन दोनों दोस्तों का ये काम था कि इन्हें डीएनए की डिस्कवरी करने का बहुत इंटरेस्ट था। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर डीएनए की डिस्कवरी के बारे में वर्क करना शुरू कर दिया।
Critical influence in Crick's career was with the friendship with J.D. Watson and a young man of 23 age, and leading to 1953 to the proposal of double helical model of the structure. उन्होंने एक डबल हेलिकल मॉडल दिया और उसकी रेप्लिकेशन स्कीम भी बताई, एंड क्रिक वाज मेड एन FRS, मतलब एक रिसर्च फेलो बना दिया उसको, FRS बना दिया। FRS ऑनर का काम होता है किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में अब्रॉड में, तो वो उसको दिया गया। एंड द ऑनर ऑफ वॉटसन एंड क्रिक, उनको फिर बाद में नोबेल प्राइज भी मिला, जॉन कॉलिंस वायरेंस प्राइज भी मिला मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में, एंड 1959 में, एंड लास्कर अवार्ड भी मिला, और सबसे ज्यादा बड़ा तो प्राइज 1962 में उन्हें मिला जो कि नोबेल प्राइज था। इतने सारे वर्क के लिए उनको सबसे मेन डिस्कवरी इनकी वॉटसन क्रिक की, दोनों की, जेडी वॉटसन एंड क्रिक की, थॉमसन क्रिक की डिस्कवरी थी डबल हेलिकल DNA मॉडल। तो आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जिससे आपके अंदर ये इंट्रोडक्शन की वजह से समझ में आएगा कि आपको इस चैप्टर में मेन फोकस हेरिडिटी, जेनेटिक्स, DNA और इवोल्यूशन, इन चीजों के ऊपर है। जिसमें चैप्टर 5 में आपका मेन फोकस है मेंडल लॉ पे, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस एक जीन की कैसे होती है, इनहेरिटेंस 2 जीन्स की कैसे होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या बेसिस है, म्यूटेशंस कैसे होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा 5.1, 5.2 टिल 5.6 यहाँ पर पूरे टॉपिक्स दिए हुए हैं फर्स्ट पेज में। और आगे आपका दिया हुआ है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू बेबी एलिफेंट नॉट अदर सम एनिमल्स, और व्हाई मैंगो सीड्स फॉर्म ओनली मैंगो प्लांट्स एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर प्लांट। तो आपने कभी वंडर किया है कि हाथी हमेशा अपने हाथी के बच्चे को ही पैदा क्यों करता है, और आम के पेड़ पे आम ही क्यों लगते हैं, खजूर क्यों नहीं लग रहे, तो फिर या दूसरे पेड़ों पे आम क्यों नहीं लग सकते, क्योंकि उनके अंदर जीन्स होती हैं, उसी पौधे की जीन है, बीज में ही पेड़ छुपा हुआ होता है। बीज को हम बोते हैं तो वो पेड़ निकल के आता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, धीरे धीरे अपनी लाइफ पूरी करता है और फिर फलता है। एंड देन given that they do are the offspring identical to their parents, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स के से ही कैरेक्टर पाते हैं, आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से। और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उनमें कैरेक्टर्स में थोड़ा डिफरेंस भी होते हैं उनके पेरेंट्स से, तो होते हैं, डिफरेंसेस भी होंगे, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल्स हैं ये दोनों ही, हायर प्लांट्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैं और हायर एनिमल्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैं, तो वहाँ पर मिक्सिंग ऑफ DNA होता ही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में तो मिक्सिंग होएगी, डिफरेंसेस होंगे। हमारे कैरेक्टर्स हमारे मम्मी और पापा दोनों से ही मिक्सड होके आते हैं, इसलिए हम यूनिक होते हैं। देन दीज आर वेरिएशन, जो चीज़ हम में अलग होती है वो वेरिएशन होती है। These are several related questions which are dealt scientifically in the branch of biology, जो ब्रांच इन सारे क्वेश्चंस को डील करती है उसे जेनेटिक्स कहते हैं, यानी हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को स्टडी करती है, वो ब्रांच जेनेटिक्स होती है। Variations of characteristics from parents to offspring, inheritance is the process by which characters are passed from parents to offspring. Variation differences है characters में, और inheritance ये process है जिससे character pass होते हैं parents से offspring में, यही basis है heredity का। अब मैं आपको एक नया लिंक भेजूंगी, आप उसको भी ज्वाइन करना ताकि हम ये क्लास आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, क्योंकि ये क्लास अभी ओवर होने वाली है, इस क्लास का ओवर हो रहा है।